आप सभी को नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की धरती से आया हूँ, बाबा का प्रतिनिधि बन के आया हूँ। हमारा शहर एक ऐसा शहर है, जब आज़ादी की लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान में तिरंगे को बैन कर दिया गया था, तो बनारस के हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया था। मैं उस शहर से आया हूँ। ये वही हलवाई है, ये जो वही हलवाई है, ये वही हलवाई है। गौरव जी अभी बहुत शानदार कविता पढ़ के बैठे हैं। मैं जब आया तो पाकिस्तान को निपटा रहे थे। मित्रों, पाकिस्तान के लिए क्या बात कहना, मैं सोच रहा हूँ यहीं से शुरू करूँ। पाकिस्तान की नेचर या जो उसकी हरकतें हैं, वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ सकता। चार मिसरे देता हूँ, मजा आ जाए तो चार मिसरे और सुनाऊंगा, नहीं मजा आए तो दो चार मिसरे और सुनाऊंगा। जब तक मजा ना आए तब तक सुनाता रहूंगा। क्या बात, सुनिए कि है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा। मेरी कविताओं में थोड़ा अलग मजा मिलेगा आपको। हाँ धंधा, इधर के लोग जरूर ताली बजाए, शुरू से नहीं बजाए। है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। तेरा गला खराब हो गया, लाली बच्चों का गला खराब ही हो गया। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। वाह धंधा, हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए। बोतल से अधा हुए, अधे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। ये अच्छा है, बहुत गजब है। तुम पानी पियो, एक और पानी पियो, नहीं, पानी पियो। लगातार कवि सम्मेलन की वजह से गला खराब है, लेकिन आपको एहसास नहीं होना और आप होने भी नहीं देना। आइए, मैंने कहा ना मेरी कविताओं में थोड़ी अलग मस्ती मिलेगी। किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, मजा लो। किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया, किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। यानी किडनैप कर रहा है, अपहरण कर रहा है। उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। हाय हाय, उसे पाने के लिए बीच की जो लाइन खड़ी है लोगों की, खास तौर पे उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह। है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह। वाह धंधा, वाह वाह वाह। कोई नहीं, पानी पियो थोड़ा। जब मैं बिहार का दौरा करके आया तो इन्हीं पंक्तियों को पलट के लिखा, क्योंकि बिहार में बुद्धिवर्धक चूरन चलता है। हाँ, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। नौजवान दोस्त मेरे साथ जरूर जुड़े। उसे मत जानिए, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। दोस्त को रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुर्ती की तरह। दोस्तों, मैं बनारस से आता हूँ। बनारस एक ऐसी नगरी है जहाँ हर किसी को एक बार जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी नहीं पहुँच पाया तो घर वाले लुटिया में भर कर लेके जाते हैं, लेकिन जाता जरूर है। आप देखिए ऐसी अद्भुत नगरी, लोगों के जवाब पड़े टेढ़े निकलते हैं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम
पहले भी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। लेकिन आजकल लाल बत्ती जलती है तो लोगों को रुकना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं कितनी धाराओं में कितना चालान कर दिया जाए। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोदौलिया चौराहा, वहाँ की घटना बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, सारा ट्रैफिक रुका था, एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी, हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, ए दादी तब्बे से सीटी बजा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े जा। नहीं, स्थितियां गड़बड़ होती हैं और न्यायाधीश के लोग तो एकदम अलग होते हैं। अभी मैं लखनऊ एक्सप्रेस से आ रहा था, वहाँ मैंने टीटी को रोका, मैंने कहा भाई साहब रेलवे ने बहुत उन्नति की है, सारी व्यवस्थाएं सुधर गई है, लेकिन यार ये जो टॉयलेट में मग्गा बंधा है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुंच सके। ताली इस पे नहीं बजानी थी, आगे आएगी। वो नैमिष का रहने वाला टीटी था, उसने कहा मग्गा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपने मकान को आगे पीछे करता करते हैं। भाई बड़े बड़े चैनलों पे जाने का मौका मिलता है, चैनलों का कार्यक्रम करने का मतलब ये होता है कि एक दिन पहले विषय मिलता है, उस विषय पर कविता करनी होती है। मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया कि दोस्तों गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप साथ दीजिए, ऐसे ही देते रहिए। बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। कहा जरा मोदी जी को लपेट दीजिएगा। मैंने तुरंत पलट के बोला कि भाई मोदी जी की क्या गलती है इसमें, मैंने मोदी जी को जिताया है, वोट दिया है, बनारस का एक एक शख्स उनसे मोहब्बत करता है, और सदियों में एक कोई ऐसा नेता पैदा होता है जो चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ मोदी के गद्दी तक पहुंच पाता है। सोचिए, तो मैंने कहा रुपया गिरा, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने जवाब देने की कोशिश की, मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। नहीं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी, बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी क्या कर सकता है? वाह वाह वाह। अंत में एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी जगह लेता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जब 1-1.5 साल हुए बीते, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था, वहां से मैंने एक व्यंग निकाला है, सुनिएगा। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। दोस्तों, किसने किसको माला पहना ही समझ नहीं पाया। दोस्तों, मेरे बाल कभी बहुत लंबे हुआ करते थे,
मुझे कटवाने पड़ गए। दरअसल 2 कारण थे। एक तो आपसी झगड़े में पत्नी के हाथ में आ जाते थे, और दूसरा ये कि जुएं पड़ गई थी। तो पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं दुनिया में, मैंने जुओं की दवा बनाई। एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूँ, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो भी ध्यान से सुने, मेरी तरह बढ़िया बाल हो जाएंगे अगर आपने अप्लाई किया तो। चलते चलाते एक छोटी सी कविता सुनाकर जाता हूँ। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सियाभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपने चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती इतराई, बोली, कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 1 रुपए में, सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा संवर जाएगा। सिर्फ 150 रुपए में आपका झोटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीदी दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई। अपने थक जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए, जुओं को पकड़िए, पत्थर पे रखिए और हथौड़ी से मारिए।